बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का जो हमने मौजू चुना है वो पाकिस्तान की तारीख का, मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मौजू है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के क़याम से लेकर ताहाल जो सूरत हाल है, इसकी सेंसिटिविटी पर तमाम ही लोग न सिर्फ बात करते रहे हैं माजी में, बल्कि आज भी इसी मौजू पर जब हम बात करेंगे तो ज़ाहिर इसके ज़मीनी हक़ाइक़ को हमें देखना पड़ेगा। मामला यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 9 जुलाई को एक स्पीच की ग्वादर के अंदर, उन्होंने कहा कि वो नाराज बलोचों के साथ मुज़ाकरात के बारे में सोच रहे हैं। ये एक तरफ इशारा था, इंदिया था, फैसला फिर काबीना से हुआ कि बिल्कुल नाराज बलोचों से बात करनी चाहिए। लेकिन ये पहला, या सियासी तौर पर अगर हम बात करें या मुख्तलिफ हुकूमतों की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है शायद जब नाराज बलोचों से बात करने की बात हो रही है। ये बातें दिहाइयों पर मुश्तमिल हैं और हमेशा ही इन बातों का इंदिया दिया गया है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है और बड़ी रेलेवेंट पर्सनैलिटी है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को बहुत करीब से जानते हैं। और जो डायलॉग की मैं बात कर रही हूँ उसका आगाज़ भी इन्हीं के दौर में एक मरतबा फिर शुरू किया गया था। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर बहुत सारे मामलात हैं जिस पर आज हम आपसे बात करना चाहेंगे और ज़ाहिर माजी में झांकने की ज़रूरत भी है। लेकिन ज़रा पहले ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो ये बात सामने आई कि वो नाराज़ बलोच लोगों से बातचीत का आगाज़ करना चाहते हैं जो कि पहाड़ों पर हैं, यकीनी तौर पर उनकी तरफ इशारा है। आप समझते हैं कि ये गुड जेस्चर है और इससे कोई यकीनी फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, नेशनल पार्टी ने हमेशा बातचीत की हिमायत की है और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि इस मसले का हल बंदूक नहीं है, बातचीत है। लेकिन जो माजी के तजुर्बात हैं, मैं समझता हूं कि ये जो इशू है, ये इशू मल्टी डायमेंशन इशू है। ये सिर्फ ये नहीं है कि बातचीत करोगे और बातचीत से मसले हल होंगे। देखिए, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है या हो रहा है उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर बातचीत का जो है ना मरला शुरू करना पड़ेगा। फर्ज करें कि यहां सबसे बड़ा मसला जो एक आम बलूच के ज़हन में है वो पिछले कई दहाइयों की इस्लामाबाद का रवैया रहा है। ओके। क्या इस्लामाबाद के हाकिम अपनी माइंडसेट को चेंज करेंगे? बलूचिस्तान के हर बलूच के ज़हन में बैठा हुआ है कि उसकी शुनाख्त और उसकी तशक्कुस को खतरा है। इसको इस्लामाबाद कैसे एड्रेस करेगा? आया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगा? बलूचिस्तान के हर बलूच के ज़हन में है कि भाई मेरा जो साहिल वसाइल है, सुई गैस पहले खत्म हो गया, संदक पहले खत्म हो गया, और रेकोडेक और ग्वादर का क्या होगा? उनमें मुझे कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ सबसे बड़ा एक मसला यह है कि बलूचिस्तान के अवाम का एम्पावरमेंट, वो ये समझता है कि इलेक्शन में तो टप्पे लगते हैं, जो मेरे नुमाइंदे हैं वो कभी असेंबलियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जब तक आप इन पे काम नहीं करेंगे तो हम कहते हैं आप मुज़ाकरात करेंगे। मैं मुज़ाकरात के हक में हूं, लेकिन मैं वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है इसको एक स्टेटमेंट ही समझता हूं, उसमें कोई संजीदगी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुज़ाकरात हमने की, हाँ, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं उसी तरफ आ रही थी। जिस दौर में आप वज़ीर आला बलूचिस्तान के ओहदे पर फाइज थे, हमारे पास इत्तलात भी थी और आप यकीनन इस बात की तायद भी करेंगे कि आप ज़ाहिर बाहर भी गए और उन लोगों से भी आपने बात की जो बाहर बैठे हुए हैं, और उन तमाम बलोच रहनुमाओं से आपने राब्ता भी किया। कन्विंस हुए थे या नहीं हुए थे? और अब जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन की, यानी आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनको पता है कि वो अहम ओहदों तक नहीं जा पाएंगे, उनकी रसाई असेंबलियों तक नहीं हो पाएगी। इन दोनों चीजों का मुझे जवाब दीजिएगा। वहां से आपको जो देखो ना, आप तो मुसीबत ये है कि पंजाब वहां बैठे हुए आप हमारी बातों को नहीं समझते। मैंने कौन से ओहदे की बात की है?
मैं तो कहता हूं एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, कि आपके इलेक्शन गैर जानिबदार ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप लोग तो हमारी बातों को नहीं समझते। मुझे आप कहते जी आपने ओहदे की बात की है। नहीं डॉक्टर साहब, आप शायद मैं आपको अपनी बात बता नहीं सकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अवाम ज़ाहिर एम्पावर होंगे, असेंबलियों पर, इंतखाबी अमल पर, अपने नुमाइंदगान पर भरोसा होगा तो ही उनकी एतमाद साजी हो सकेगी ना। लेकिन पहले जरा मुझे ये यही कह रहा हूँ, हाँ मैं यही कह रहा हूं कि देखे ना, ये मल्टी डायमेंशन है। अगर आप किसी भी इंसर्जेंसी को डील करते हैं, इंसर्जेंसी से बंदूक से डील नहीं होता है। इंसर्जेंसी 80% जो है ना उसके दूसरे अवामिल हैं, जो पॉलिटिकल्स हैं, जो इकोनॉमिकल हैं, जो सोशल्स हैं, उनको आप एड्रेस करेंगे तब इमरजेंसी जो है ना वो होंगे। ये तो पांचवा इंसर्जेंसी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, मैं जो आपने कहा कि आपने शुरू किया, मैंने तो शुरू किया, मुझे ऑल पार्टीज ने, जो इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी बैठा हुआ था, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप जाके बात कर ले। मैंने जाके बात की, जब लोगों को जो लोग राजी हो गए तो फिर जो है ना जिन लोगों ने भेजा था वो भी खासतौर पर अस्करी क़यादत, उसने उस चीज को अधूरा छोड़ दिया। अब मैं तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है पाकिस्तान में। हम बलूचिस्तान वाले को गए थे अभी पिछले एक हफ्ते में, कम से कम हमें हमारी ओपिनियन तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो जाए। डॉक्टर साहब, आपको क्यों नहीं लगता? देखें, जो पहाड़ों पर लोग मौजूद हैं उनको कन्विंस करने में, आपने कहा उनकी शनाख्त का मसला है, उनकी शनाख्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई शनाख्त नहीं है हमारी, चाहे हम किसी सूबे किसी हिस्से। पाकिस्तान शनाख्त है, लेकिन पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है। दुरुस्त। पाकिस्तान में बलूच है, पख्तून है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है। दुरुस्त। क्या मैं कुर्बानी दूंगा अपनी जुबान की? हरगिज नहीं, जाहिर है। मैं अपनी जुबान को मैं हरगिज बलूची को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कल्चर और अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। देखे ना, पाकिस्तान मुल्क है हमारा, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन यह कि मेरी अपनी भी शनाख्त है, मैं एक बलूच भी हूं। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है। अगर आप इस शनाख्त को नहीं मानते तो ये सिलसिले चलेंगे। ओके डॉक्टर साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि ये शायद आपकी दानिश में जो कि आपने फरमाया कि सिर्फ एक ऐलान है या ज़बानी जमा खर्च है, ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि शाहजैन बुगटी साहब को नुमाइंदे खुसूसी, डॉक्टर साहब सुनिएगा, शाहजैन बुगटी साहब को इस सारे मामले पर ज़ाहिर नुमाइंदे खुसूसी मुकर्रर किया है प्राइम मिनिस्टर ने। आप समझते हैं कि ये बिल्कुल सही अमल है या इसमें किसी और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था? शाहजैन का नाम आपको ठीक लगता है इस मामले पर? लेकिन शाहजैन मेरे लिए काबिल एहतराम है। फैसले जो होते हैं वो अस्करी अदारे करते हैं, वो जो फैसले करते हैं, शाहजैन हो या पहले मैं था, हम ज्यादा से ज्यादा ब्रेजिंग कर सकते हैं, फैसले हम नहीं कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं समझता हूं कि वहां जो इस वक्त मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो इस बात पे राजी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो सबसे बड़ा एक जो मजबूत इत्तेहाद है वो ब्रास है, जिसमें 4 तंजीमें हैं। अब ये तो दोनों जानिब जब राजी होंगे तब जाके जो है ना बात आगे जाएगी। डॉक्टर साहब, यही तो तशवीश है। तजुर्बे की बात कर रहा हूं कि मेरा तजुर्बा जो मैंने ख्वारी की थी वो सबूताज हो गया, इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें संजीदगी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, यही तशवीश है ना। देखिए, हम जब आप कह रहे हैं ना कि ये दूरियां, बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि बलूचिस्तान में बैठे हुए हमारे लोगों की इस्लामाबाद के लोगों से जो खलीज पैदा हुई उसकी क्या वजूहात थी, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ज़ाहिर अपनी महरूमियों का अजाला करने के लिए बैरूनी ताकतों के आला कार बन गए, उनको पुष्ट पनाही रही अपने लोगों की। मैं कह सकती हूँ, शायद अगर मैं गलती पर ना हूँ, लेकिन एक खास हद तक उनके रहनुमाओं ने उनको सपोर्ट किया, मुल्क में रहकर सपोर्ट किया, बैरून मुल्क बैठकर सपोर्ट किया। तो उनको तो आप नहीं समझते कि उनको कौमी धारे में लाने का क्या तरीकेकार होगा? आप बता दें मुझे। अगर आप मैं तो समझता हूं कि मेरी अर्ज सुने,
मैं कहता हूं इस जंग को नहीं होना चाहिए था। ये मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से बलूचिस्तान पिछले 15-16 सालों से हम लोग आग में जल रहे हैं। ये जंग नहीं होना चाहिए था। मैं नवाब अकबर खान बुगटी को मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, मैंने उसके साथ काम किया है। आप जब जाके जिस किसी के घर के अंदर घुस के उसको मारोगे तो रिएक्शन तो आ जाएगी। इस जंग को नहीं होना चाहिए था, और अगर मुशर्रफ चाहता तो ये जंग नहीं हो सकता था। देखिए बाकी अवामिल तो बात की है, लेकिन आप लोग ये जंग शुरू कैसे हुआ, आपको वो चीजें बैकग्राउंड देखने की जरूरत है ना। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल 100% सारी बात दुरुस्त कर रहे हैं, और मैं क्या सारे लोग इस चीज को अग्री करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि देखिए डायमेंशंस और डेमोग्राफीज जो हैं वो दुनिया की चेंज हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। आपको मालूम है अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला है, इधर बॉर्डर हमारा बिल्कुल करीब लगा है, ईरान है, आपका दुश्मन मुल्क भारत ताक में बैठा हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए, इन मुहर्रिकात को समझते हुए, आप जैसे जो दानिशमंद लोग हैं जो बलूचिस्तान की रूट्स में बैठे हुए हैं, वो इन लोगों से इनको बातचीत पर आमादा नहीं कर सकते क्या? मैं ये जानना चाह रही थी। देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का भी पता नहीं है। मैं अपोजिशन में बैठा हुआ हूं, और मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि वो किनसे बात करना चाहते हैं, किससे बात कर रहे हैं, और ना मेरी कोई इस वक्त आजत है। वो पहले मैं तो वजीर आला था जो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं बाख्तियार शख्स था। अब मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है जो मैं बात कर सकूं किसी से, ना वो मुझसे बात करेंगे। अच्छा, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम होगा? आगाज कहां से करें? आप ज़ाहिर एक सियासी आपका सफर रहा है, आप क्या समझते हैं कि कहां से सिरा पकड़ेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है? देखिए मैं कहता हूं अगर साफ नियति हो, अगर आपका जो है ना विजन क्लियर हो, अगर आप बाकी बहुत से चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, स्लोली आप इसको आगे ले जाए, कोई ना कोई मुस्बत रिजल्ट आएगा। अगर सिर्फ हम बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहेंगे कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, नतीजा ये निकले कि हमने भागदौड़ की, इससे मिले उससे मिले, सबको राजी किया, फिर आगे पता चल गया कि जी वो तो हमारी राय का कोई अहमियत ही नहीं रहा है। देखिए लोग एतमाद का फुकदान है, एतमाद बहाल होगा तब ये चीजें आगे जाएंगी ना। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मुझे अंदाजा है कि आपने कहा कि इतना ही वक्त आज आपने हमारे लिए दिया था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब पर फाइज रहे, हमसे बात कर रहे थे। उनका ओपिनियन आप लोगों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि जब वो अपने मनसब पर फाइज थे तो उन्होंने कितना रीच आउट किया चीज़ों को, और उसके ज़ाहिर जो उनके सामने जो हकायक आए उसकी रोशनी में अब आगे क्या मामला चल सकते हैं। लेकिन कुछ और शख्सियात हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है, और हमने ज़हमत दी है सरफराज बुगटी साहब को, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब को, और तज्ज़ियाकार हैं अनवर साजिदी साहब, उनसे भी बात करेंगे कि ये इस वक्त तक की जो ज़मीनी हकायक हैं, या हमें जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की बातें सुनाई दे रही हैं, ज़ाहिर 5वीं ये इंसर्जेंसी है, इसको भी रोकने के लिए बार बार ये बात सामने आती है कि दोनों तरफ से, यानी वो कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत भी और अस्करी यानी एस्टेब्लिशमेंट भी बैठकर साथ बात करेगी तो ही हम आगे चलने को तैयार होंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस पर जरा बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब थे, और वो फरमा रहे थे कि हम इस बात पे अभी तक खुश हो रहे हैं शायद कि कम से कम एक मरतबा फिर हमारे मसले पर बात तो हो रही है, यानी उन लोगों के लिए बात हो रही है जो कि नाराज़ बलोचों के नाम से जो इंटाइटल किया जाता है, या बलूचिस्तान के इशूज़ को कम से कम अब हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन ये हमेशा हाईलाइट ही होते हैं, इससे आगे शायद बात बनती नहीं है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे अब ज्वाइन किया है। सरफराज बुगटी साहब साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के ओहदे पर
फाइज रह चुके हैं। सर आपको वेलकम करती हूँ। सेनेटर सनाउल्लाह बलोच बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हैं। सर आपको भी वेलकम करती हूँ और ज़ाहिर तज्जिया लेने के लिए अनवर साजिदी साहब को भी हमने आज जहमत दी है। तीनों शुरा को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सरफराज बुगटी साहब, ज़रा मैं आपसे बात करने का आगाज़ करना चाहूँगी। अभी हम बात इसी मामले पर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये जो फैसला है कि ज़ाहिर है नाराज़ बलोचों से बात की जाएगी, इस मामले को लेकर अभी तक आप समझते हैं कि किसी जानिब को रुख हुआ है? शाहजैन बुगटी को जब नुमाइंदा खुसूसी के मनसब पर लगाया गया इस मामले पर, तो ये एक बेहतर फैसला हुआ है और इसमें सालसी हो सकती है, यानी इससे सालसी का काम आगे लिया जा सकता है? रहमान जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि डू यू हेयर मी जी? सरफराज साहब, हेयर मी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 सर, फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, बड़ी खुशाइन बात है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसका अगर रिजॉल्व जो हो वो डायलॉग के साथ हो तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और वज़ीर आज़म साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है और जिस तरह उन्होंने शाहजैन बुगटी साहब को मुकर्रर किया है, दो के हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं लेकिन वो नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं और हमारे हल्के से MNA इलेक्टेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी बेहतर चॉइस है। और जो उनको टास्क दिया गया है वो उसके बारे में तो वही बेहतर बता सकेंगे कि वो किस हद तक उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या जो एफर्ट वो कर रहे हैं या अभी तक स्टार्ट कर लिया उन्होंने वो कितनी कर ली है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये नहीं है कि किसकी अपॉइंटमेंट हुई है किसकी नहीं हुई है। बात ये है कि आया ये जो डायलॉग है ये किसके साथ किए जाए और किसके साथ ना किया जाए। ये नाराज की जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई कत्ल गारत में शामिल रहे हैं, या उन लोगों के लिए है जो विद इन स्टेट क्राफ्ट में रह के नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आया उन लोगों के लिए है कि जो आम गरीब बलोच है जो आज भी ठठरता है सर्दी में और गर्मी में झुलसता है उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है कि एक डिबेट होनी चाहिए और एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए इस पे, और दैट इज मच इम्पोर्टेंट देन दिस कि कौन अपॉइंट हुआ है और कौन नहीं हुआ है। सरफराज साहब, ज़ाहिर आप जिस मनसब पर फाइज रहे वज़ीर दाखिला की हैसियत से बलूचिस्तान के, तो आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ होंगे और आपने बहुत करीब से बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर किया होगा। जब हम नाराज़ बलोचों को इस तरह से टाइटल करते हैं कि नाराज़ बलोच या वो लोग जो कि मुल्क से छोड़कर सूबा चले गए, ज़ाहिर दियारे गैर में बैठे हुए हैं, या वो लोग जो कि पहाड़ों पर इस वक्त मौजूद हैं, आप समझते हैं कि वो किस तरह से उनको इंगेज किया जा सकता है? इंगेजमेंट्स की मुराद मेरी ये है क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा ये बात हुई कि नाराज बलोचों से बातचीत की जाएगी और वो काम वहीं अधूरा रह गया। इस बार क्या ऐसी इनिशिएटिव्स आप समझते हैं वैसे थे वजीर दाखिला साबिक कि ये अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ काम शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं कम से कम बातचीत का आगाज हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे मेरा ये तज्जिया है, मेरा ज़ाती ख्याल है, इससे बाकी पैनलिस्ट या बाकी सुनने वाले आपके उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो टर्मिनोलॉजी है नाराज बलोच की, ये उस दहशतगर्दों से अगर इसको जोड़ा जा रहा है तो उनको तो मैं दहशतगर्द कहूँगा, उनको मैं नाराज नहीं कहूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, किसी भी डिबेट में जब आप घुसते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड देखें। ये जो एक आर्गुमेंट जनरेट हुआ है कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, बलूचिस्तान डिप्राइव्ड है, और इसकी बुनियाद पर ये जो फसाद है, ये जो झगड़ा है, इसकी बुनियाद ये कॉम्प्लीमेंट उसको जरूर करता है उस वायलेंस को जिसका राइट सिर्फ किसी भी स्टेट के पास है, लेकिन कोई इंडिविजुअल को जत्था बना के, कोई लश्कर बना के उस राइट को एक्सरसाइज करने लगता है, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है, बिकॉज उनको कोई ना कोई लेजिटिमेसी चाहिए, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए इस वायलेंस का जो इन्होंने बाजार गर्म किया। प्लीज मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इसका उससे ताल्लुक नहीं है। जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरे सामने चीजें लाई गई वैसे तो वजीर दाखिला जो आपने खुद जिक्र किया है, तो वो उसमें तो ये सारे रॉ फंडेड लश्कर हैं, इसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, इसकी सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद हैं। अब किस तरह ये डायलॉग इनके साथ होगा, किसके साथ होगा, ये तो कोई बेहतर कमेंट वही कर सकते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है, या कोई ऐसा हुकूमती शख्स जिसको प्राइम मिनिस्टर ये अख्तियार दें तो वो इसमें बात कर सके। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सरफराज साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहेगा। जरा मैं रुख करना चाहूंगी सनाउल्लाह बलोच साहब का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, जरा आपका मुझे
अंदाजा है कि आप इस चीज को लेकर किस हद तक इसके फेवर में हैं, और यकीनन आप फेवर में हैं, लेकिन इसकी जो जुजियात हैं शायद वो तय होना जरूरी आप लोग समझते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले कि अगर आपसे आपकी इन लोगों से कोई बातचीत है या किसी भी जराए से बातचीत है तो इनके मुतालबात क्या हैं? जो लोग पहाड़ों में मौजूद हैं, जिनके बारे में सरफराज साहब कह रहे हैं कि अगर वो ज़ाहिर आलाकार बन गए बैरूनी कुव्वतों के या रॉ के, क्लियरली अगर हम बात करें, तो फिर उनको वो क्या अपने मुतालबात सामने रखते हैं? सनाउल्लाह बलोच साहब। बीबी देखें, पहली बात तो ये है कि हम उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो लोग इस वक्त जमीनी जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मजम्मत का रास्ता अपनाया हुआ है। वो अपनी बात और अपने मौक़िफ़ को यकीनन शाहिद कोई मौका आए उनको करना भी चाहिए और वो अपने मुतालबात सामने भी लाने चाहिए। बल्कि अगर इस तरह की रिकन्सिलिएशन और नेगोशिएशन होता है, दुनिया में होते हैं, तो उनको भी अपना, मेरे ख्याल में ऐसे मामले के साथ सामने आना है। बात हम जैसे जो जमहूरी और सियासी जमातें हैं, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है, जो तसलसल के साथ जारी है, न खत्म होने वाला तनाज़ा बलूचिस्तान का है, उसमें जिस तरह हम पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली 20 से 25 साल से हम सफर कर रहे हैं हमारी पार्टी बनती, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि बलूचिस्तान के बहुत कुछ संजीदा मसाइल हैं। बलूचिस्तान में जो तनाज़ा पैदा हुआ, झगड़ा पैदा हुआ, कत्ल गारत गिरी हुई, मासूम और बेगुनाह शहरी भी मारे गए, मुख्तलिफ शहरी मारे गए, नस्ली इसमें जो है रंग आ गया, ये शहरों तक पहुंच गया। इसकी वजूहात जब तक खत्म नहीं होती हैं, ये इस तरह के कंटिन्यूसली इस तरह की तशद्दुद और इस तरह के झगड़े आते रहेंगे। तो वो जो बुनियादी इसके जो अवामिल हैं, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि जी कोई कंप्लीमेंट करता है कैनेडा डेवलपमेंट इस ओवरऑल स्ट्रगल को, बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप जब एक बीज बोते हैं तो उसके लिए अच्छी जमीन उसकी कंप्लीमेंट करता है, वो अच्छा मौसम जो है वो मुवाफिक मौसम उसको कंप्लीमेंट करता है, पानी उसको कंप्लीमेंट करता है, और उसकी देखभाल अच्छी नहीं होगी। ये कंप्लीमेंट्री डेफिनेटली बलूचिस्तान में वो इन्वायरमेंट है, वो माहौल है, बलूचिस्तान में वो महरूमियाँ हैं जो बहुत तारीखी महरूमियाँ हैं। बलूचिस्तान सियासी एतबार से अपने आप को अभी तक एक नवाबाद जात लोग अपने आप को समझते हैं। जिस तरीके की हुक्मरानी उनके ऊपर फाइज की जाती है, जिस तरह उनका पॉलिटिकल अफेयर या पॉलिटिकल सिस्टम मैनेज किया जाता है, बलूचिस्तान के माशी हालात इस तरह है कि बलूचिस्तान में, मतलब आप छोटी सी मिसाल में आपको दूं, पाकिस्तान में 30 से 35 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा होती है, बलूचिस्तान 300 से 400 मेगावाट बिजली भी उसको फराहम नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के अक्सरियत की आबादी बिजली से महरूम, पानी से महरूम, रोजगार से महरूम, अच्छी सड़क से महरूम, सेहत से महरूम, और दुनिया के जितने भी अब डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबको अपनी आंखों से देख तो सकता है, लेकिन ना उनको महसूस कर सकता है, ना उन सहूलियात से मुस्तफीद है। तो ये नौजवान जब बड़ा होता है, इसको कोई भी मौका मिले, चाहे वो जलसे की सूरत में, जुलूस की सूरत में, फिर उसके बाद तहरीर की सूरत में, तहरीर की सूरत में, और जब वहां पर उसके एस्पिरेशन तो उसकी बात को कोई नहीं सुनता, तो कोई और जो सियासी तरीक़ाकार है, निज़ामत का तरीक़ाकार है, उसको अट्रैक्ट करता है। ये बुनियादी बातें जब मैं 2006 को जो पार्लिमानी कमेटी हमारी बनी थी, उस वक्त बलूचिस्तान का तनाज़ा इस नहज तक नहीं पहुंचा था। 2003-2004 में मैं बलूचिस्तान की पार्लिमानी कमेटी का मेंबर था, जो करंट करंसी के हवाले से बना। मैं आर्किटेक्ट था बलूचिस्तान के तमाम इशूज को फ्रेम करने के हवाले से। मैं अभी तक समझता हूँ वो जितने मसाइल हमने उस वक्त बयान किए, वो जूं की तू अपनी जगह पर मौजूद है। रियासत में जो है यहाँ पर अमन लाने के लिए जो अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो एक टूल था, उसको तो बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन जो पॉलिटिकल टूल है, इकोनॉमिक टूल्स हैं, और सोशल जो है लोगों की सेटिस्फेक्शन का है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लोगों को रियासत के साथ जोड़ने का, ताल्लुक को मजबूत करने का है, ये तमाम दीगर अवामिल पे एक काम भी नहीं हुआ, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में ये 15-20 साल में और दूरी बढ़ी। सनाउल्लाह बलोच साहब, आप अच्छी तरफ ले आए हैं नुक्ते को। मैं जरा इसी की कनेक्टिविटी से आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन जरा मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ अनवर साजिद साहब को। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बलूचिस्तान के मामलात पर गहरी निगाह भी है। अनवर साहब, पहला सवाल तो हम आपसे यही करना चाहेंगे कि ये जो कदम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, आप समझते हैं कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर की जानिब बढ़ सकता है? क्योंकि सीपैक जैसी एक अपॉर्चुनिटी हमारे बलूचिस्तान के बहन भाइयों के सामने मौजूद है। इस तनाजुर में आप इस ऐलान को या इस इंदिए को कैसे देखते हैं अनवर साहब? मैं, जो मेरा तजुर्बा है और माजी की तरह, मैं इसको एक महज ऐलान समझता हूँ, और क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूदा हालात में बातचीत शुरू करना, रिकंसिलिएशन करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत पेचीदा और कम्प्लेक्स है।
और पता नहीं कि जी और सर आप कह रहे पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी यही लिखा आज पढ़ा कि सादा नहीं है इतना कि जितना बोला जा रहा है शायद, लेकिन ये सादा क्यों नहीं रहा और क्या मसाइल हैं? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बहरहाल मौजूद हैं, चाहे नेशनल अवामी पार्टी या दीगर और पार्टीज के, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो वहां एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर ये क्यों इतना पेचीदा मसला हो गया है? भाई पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको कोई इख्तियार नहीं है। बलूचिस्तान को एक यानी वफाकी इकाई या फेडरेशन का यूनिट समझा नहीं जाता है और वो एक रिमोट कंट्रोल से उसको चलाया जाता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी से, इसलिए वहां सही इलेक्शन कभी हुए नहीं। और वहां लोग कहते हैं कि एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये लोग कामयाब होंगे, चंद लोगों के सवा, उसमें आजाद लोग भी होंगे, तो वो उस लिस्ट के लोगों को कामयाब डिक्लेयर किया जाता है ताकि वो कोई सही मसला न उठा सके, बलूचिस्तान के वसाइल की, हुकूक की और जो असल मसाला है वो न उठा सके। इसलिए जो है अब क्या तब्दीली आई है कि अब जो है अचानक जो है कोई मिरेकल होगा और अचानक जो है वो डायलॉग होंगे और लोग जो है पहाड़ों से उतर आएंगे या बाहर जो लोग हैं वो आ जाएंगे। अब क्या ऐसी चीज हुई है या हुकूमत, यानी एक सवाल है, क्या ऐसा करना चाहती है कि अचानक से कोई तब्दीली आ जाएगी? अनवर साहब ठीक है, मैं आपके इस पॉइंट के साथ ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा इस पर बात करते हैं। अनवर साहब ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या वजूहात हो गई हैं कि अचानक डायलॉग की तरफ आ गए हैं, अगर आ गए हैं तो क्या ये नहीं हो सकता? फिर मेरा सवाल अनवर साहब से भी यही और दोनों शुरा से भी यही होगा, अगर इस वक्त हालात के तनाजुर में चाहे अफगानिस्तान हो या वैसे भी आप अपने मुल्क की एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए रियासत तमाम लोगों को अपनी आगोश में अगर लेना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? और अगर ये हो जाए तो इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी ही होगी। इस पर जवाब लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। मुझे अंदाजा है कि अगर हम बलूचिस्तान के मामले पर बात कर रहे हैं तो ये 1 घंटे पे तो जाहिर है हम इस पर न तबसरा कर सकते हैं, न तज्जिया कर सकते हैं और ना ही उसकी जो अभी तक की इंटेंसिटी है शायद उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो चीदा मामलात है शायद इस पर बात हो सकती है। सरफराज बुगटी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक मरतबा फिर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है हार्मनी की फिजा पैदा करने के लिए, क्योंकि अभी मैं मालिक साहब से भी यही कह रही थी, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से, कि सूरत हाल अब दुनिया की तब्दील हो रही है, पाकिस्तान ने भी अपने लोगों को, रियासत ने अपने लोगों को न सिर्फ एतमाद देना है बल्कि उनकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उसको भी एड्रेस करना है। आप नहीं समझते कि इसमें तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें और ज़ाहिर जो नेशनल लेवल की तमाम सियासी जमातें उनकी जानिब से कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जो कि बलूचिस्तान के अंदर ही हो, ताकि लोगों को वहां के हालात से सही तौर पर बताया जा सके उन हालात के बारे में? सरफराज साहब देखिए, उससे पहले कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे या इस डिबेट को थोड़ा आगे लेके जाऊँ, पहले तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 1 घंटे में नहीं हो सकता, और फिर आप लोग एंकर हजरात भी कोशिश किया करें, खवातीन हजरात, कि 2 मेहमान रखा, कोई ज्यादा 2 मेहमान हो भी तो चलो उनके पास ज्यादा टाइम हो जाएगा जी सरफराज साहब, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं साजिदी साहब हमारे वालिद के दोस्तों में से हैं, हमारे मेहरबान हैं, बुजुर्ग हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। इलेक्शन ब्रेक, दिन जिन्हें, अब ये बातें बहुत वैसे पुरानी हो गई हैं, क्योंकि अब बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बड़े अरसे से, बहुत अरसे से ऑलमोस्ट 80% 90% यही लोग हैं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं। जब से 71 में सूबे का स्टेटस मिला है तो तकरीबन वही लोग इलेक्ट होते आ रहे हैं। इक्का दुक्का मेरे जैसे न्यू कमर्स आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आता है, फिर कोई चला जाता है, तो मैक्सिमम वही लोग हैं जो आ रहे हैं। एनी हाउ, तो ये जो अचानक तब्दीली वाली बात है, देखिए ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि इसमें, ये तो खैर मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान में हमारे जो इंसर्जेंट्स थे, इंसर्जेंट्स भी नहीं कहना चाहिए, जो हमारे टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे, वो अफगानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स भी थे, उनकी फैमिलीज भी वहाँ थी। बिलखसूस ब्रांडर बुगटी और हैरब्यार से रिलेटेड जो लोग थे, उनकी ज्यादातर वो लोग वहाँ पर आबाद भी थे और वहाँ पर रह रहे थे। अब अफगानिस्तान की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और जिस तरह पीटीए वहाँ मर्ज हो रही है, तो यकीनन उनको वहाँ स्पेस नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये रियासत की तरफ उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि रियासत इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में।
फिर जो इस डिबेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तकरीबन 8 के करीब ग्रुप्स हैं। अब 8 के करीब में से जो सबसे मैं समझता हूँ कि नजरियाती तौर पे जो 2 के हमारे नजरियाती तौर पे वो हमारे मुखालिफ हैं, हम पाकिस्तान को इंटैक्ट देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अल्लाह नजर मजबूत है। अल्लाह नजर ने तो आपके टॉक्स को पहले दिन ही रिजेक्ट कर दिया और उसने अपने ट्विटर अकाउंट से जो कुछ लिखा है वो शायद रियासत पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। उसने लिखा है जो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने और बलोच नेशन की जो आज़ादी है उसका ऐलान कर दे, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। 47 में जो बाउंड्रीज बन गई थी तो बन गई थी। अब किसके साथ मुज़ाकरात हों, किससे हों, और इस बात पे मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और दिस इज हाउ व्हाट डेमोक्रेसी डिमांड्स। ये इसी की खूबसूरती है कि आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग आए। बिल्कुल ठीक है, ताकि उनसे एंगेजमेंट्स हो और उनकी बिल्कुल ठीक उसमें एक कॉन्सेंस से नहीं होना है। ये बार बार पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस पे डिबेट होना चाहिए कि व्हाट इज द जेन्युइन इशू। आखिरी मेरा कमेंट है कि अगर वो जिस तरह मैं कह रहा था ना दहशतगर्दों को अंडर डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंट करेगी, इसी तरह डेवलपमेंट जो है वो स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर आज आप पूरा बलूचिस्तान डेवलप कर देना तो तब भी ये जो जिन्होंने लड़ना है, जो रॉ फैमिली लश्कर है, वो आपके साथ सुलह नहीं करेंगे। और अगर आज सबको आप वापस ले लें, सपोज अब डायलॉग का अंदाज होता है, सब वापस आ जाए, तो क्या बलूचिस्तान तरक्की कर जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है। नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम दोनों पॉइंट्स हो गए ना सरफराज साहब। मैं जरा सनाउल्लाह बलोच साहब से इस पर ओपिनियन ले लूं। सनाउल्लाह बलोच साहब, बातचीत की टाइमिंग की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं कि इस वक्त ये ऐलान होना ही, इसकी भी एक टाइमिंग है और इसकी एक इंपॉर्टेंस है, और इसी वक्त अगर ये इनिशिएटिव हो जाए तो फिर बात आगे चलेगी और कहीं ना कहीं ज़ाहिर बेहतर ना सही लेकिन किसी हद तक हम किसी मुस्तकबिल करीब में कुछ अच्छी चीजों की जानिब बढ़ सकेंगे बलूचिस्तान के मामले पर। सनाउल्लाह बलोच साहब, अभी भी देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी रियासत को या हुकूमतें जो भी हैं उनको अव्वल तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि वो इंतजार करें कि हमारी सरहदों पर हालात खराब हों या हमारे हमसाय ममालिक में होने वाली तब्दीलियों की वजह से हम अपने मुल्क के जो है मसाइल, ये जो डिसऑर्डर है उसको हम दोबारा ऑर्डर पे ले आए और उनको दुरुस्त करें। ये अप्रोच पॉलिटिकल नहीं है, ये एक मुअज़्ज़िज़ सिविलाइज जो डेवलप्ड स्टेट का जो है ये अप्रोच ही नहीं होता। तो अपने यहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होती है। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट ना हो तो कम से कम फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाता है। फिर जब रिजॉल्व भी हो तो उसके बाद प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताऊं, ये तीसरी दफा मैं पहले वाले जो प्रोसेस में जहाँ बलूचिस्तान में रिकंसिलिएशन की बात हुई उस वक्त न बलूचिस्तान में खून खराबा हुआ था, न गरीब मरे थे, न पंजाबी, न सिंधी, न बलोच, न सराइकी, न हजाम, न मजदूर मरे थे, कुछ भी नहीं मरा था। आई वाज पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो 2003 और 2004 में शुरू हुआ, जिसको कोई भी जो एक बहुत ही प्रोसेस था। पार्लियामेंट की 2 कमेटियां बनी, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज को हमने आइडेंटिफाई किए, हमने डेवलपमेंट के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया, नवाब अकबर खान मुफ्ती के साथ 3 नशिस्तें हुई, जो भी और ग्रुप थे उसको मैनेज करें, लेकिन हमने कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट नहीं किया। उसको उसी जो कमेटी रिकंसिलिएशन का प्रोसेस था उसको बैकिंग नहीं हुई और वो जो एक बैकिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं सना साहब, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर उस प्रोसेस को भी हमारे रियासत के बहुत मजबूत इदारों की तरफ से जो है डिरेल किया गया। उसके बाद हुआ 2008 में एक इसी तरह की ऑफर। 2008 का ऑफर भी इसलिए सेंसेबली सक्सेसफुल नहीं हुआ कि उसके पीछे भी बहुत लॉजिकल एक कम्प्रिहेंसिव आइडिया नहीं था। ये जो तीसरा, अब ये चौथा जो अटेम्प्ट हो रहा है, इसलिए कि मैं अब अगर रियासत या स्टेट या जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इस्तेकाम चाहते हैं, बलोचों को रिकनसाइल करके ले आना चाहते हैं कि ताकि बलूचिस्तान में कोई भी नाराज ना हो, और फिर उसके साथ क्या ऑफर कर रहा है रियासत क्या बलूचिस्तान के अंदर उसके पास है देने के लिए, क्या रियासत को बहुत ही ओपनली आना चाहिए, बजाय कि पहले लोगों को कहे मुज़ाकरात करें। आप बताएं कि मेरे पास देने के लिए मैं बहुत ताकतवर रियासत हूँ, मेरे पास तामीर के हवाले से ये, तरक्की के हवाले से है, सियासी आज़ादियों के हवाले से ये पैकेज है, इखलाकी, तहजीबी, तमद्दुन, जिस तरह साजिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये जो जनरली लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि बलूचिस्तान में कोई चीज भी बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में नहीं है। ओके सना साहब, यही तो इसी चीज का मदावा करने के लिए शायद अब आगे की तरफ बढ़ाना होगा कदम। अभी आगे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव एक बाई को अगर उन्होंने अपॉइंट कर लिया एज ए रिकंसिलिएशन का एडवाइजर,
स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग मामले को समझते हैं, उनको आपने दिखाना होगा। फिर रियासत में अपनी एक बहुत ही हिकमत अमली मुरतब करने होगी। सनाउल्लाह बलोच साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं सिर्फ अनवर सादी साहब, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सके इन सारे मुहर्रिकात को सामने रखते हुए, क्या फिर भी आपको ये कमेंट की इजाजत चाहिए प्लीज? अनवर सादी साहब, किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, सॉरी, लेकिन मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं माफी चाहता हूँ दोनों पैनलिस्ट से, लेकिन एक कमेंट की इजाजत चाहता हूँ। श्योर, प्लीज बोलिएगा सरफराज साहब। जी, जो सना साहब जिस कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे दोस्त है, मेहरबान है, वो कमेटी जब काम कर रही थी, बिल्कुल ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन रियासत के खिलाफ जो लड़ाई थी वो बदस्तूर जारी थी। आपको याद होगा कि 2002 21 जून को पहला फरारी कैंप नवाब अख्तर खान बुख्ती साहब ने बनाया था, और इसी तरह जो मरी फरारी कैंप थे वो कंप्लीटली ऑपरेट कर रहे थे और क्वेटा से रोजाना रॉकेट लगते थे। तो रियासत के खिलाफ ये तो बहुत सारे सरफराज साहब जमीनी हकाइक हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को इस तरह थैंक यू कर रही हूँ, लेकिन ये एक डिबेट है जो कि अभी हमने आगे लेकर चलनी, और आप ही जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स जिस पर आवाज भी उठाएंगे और इसकी रियासत की आवाज को भी सुना जाएगा, जो कि रियासत इस वक्त कह रही है कि हम लोगों के लिए, जो हमारे लोग हैं जो बलूचिस्तान में हैं, जो कि रॉ या दुश्मनों से जाकर नहीं मिल रहे, कम से कम उनसे जरूर बात हो सकती है। वेल, थैंक यू वेरी मच सरफराज बुख्ती, सेनेटर सनाउल्लाह बलोच, अनवर सादी साहब, सॉरी कि आपसे हम मजीद बात नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में दोबारा इस मामले पर जब बात होगी तो आपसे भी इस पर राय लेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।